आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित वरिष्ठ कथाकार देवेंद्र जी की लिखी हुई कहानी एक खंडित प्रेम कथा। तो शुरू करते हैं कहानी एक खंडित प्रेम कथा। शहर को लेकर निरंजन के मन में कई तरह के भय थे। कुछ आशंकाएं थीं, कुछ संकोच था। एक अस्पष्ट और अमूर्त सी धारणा थी उसके मन में। कलकत्ता और बम्बई कमाने गए गांव के लोगों से उन्होंने शहर के बारे में सुना था। उनकी स्मृतियों में वो बहुत कुछ फिल्मों से मिलता जुलता था। आसमान तक पहुंचने की सारी सीढ़ियां शहरों से शुरू होती थीं, इसलिए शहर जाने का मुश्किल फैसला उन्होंने लिया। अगर उनका बाप उनके दहेज का सारा पैसा और सामान रखकर उन्हें घर से नहीं निकाल देता तो भी निरंजन वो मुश्किल फैसला नहीं लेते। 3 साल के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना निश्चित कर उन्होंने पत्नी को मायके भेजा। अपनी मितव्ययिता, मेहनत और लगन पर पूरा इत्मीनान था। उन्होंने पत्नी को सांत्वना दी, 3 साल में इतना कमा लूँगा कि यहाँ आकर कस्बे में कोई न कोई दुकान खुल जाएगी। आखिरी रात पत्नी ने उन्हें खूब जोर जोर से चूमा और भाई के साथ मायके चली गई। शहर पहुंचने के बाद निरंजन के सामने तत्काल समस्या ये थी कि गुजारा कैसे हो। वो गलियों और दुकानों का चक्कर दर चक्कर लगाते, कोई भी काम चाहिए दुकानदारों से कहते। अधिकांशतः लोग व्यस्त रहते थे और उन्हें हाथों के इशारे से ही टरका देते। कुछ गौर से देखते, एक तो अपरिचित और दूसरे जवान छोकरा, सब ऐसे ही टूअर की तरह दीनहीन बनकर आते हैं। सब सोचते अभी तो झाड़ू लगाने का काम मांग रहा है और एक दिन पूरी दुकान में झाड़ू लगा कर चल देगा। रहने दो भैया, यहाँ कोई काम नहीं है, दुकानदार उसकी ओर संशय से देख कर कहते। उस दिन जब निरंजन मनोहर लाल जायसवाल की दुकान पर पहुँचे तो दोपहर का समय था। बरसात के बाद की चिलचिलाती दोपहर। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। मनोहर लाल जी चुपचाप बैठे सूनी और उदास आंखों से सड़क की ओर देख रहे थे। यहाँ लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी था, लेकिन दुकान के एकांत में बैठे मनोहर लाल जी उस समय जीवन और जगत से संबंधित कुछ मौलिक और दार्शनिक विचारों में खोए हुए थे। दरअसल पिछले दिनों उनके भीतर ऊब और एकांत का जो थक्का जम गया था, वो उससे निजात पाना चाह रहे थे। ठीक उसी समय निरंजन काम की तलाश में उनकी दुकान पर पहुँचे। मैं गांव से आया हूँ सेठ जी, मुझे काम चाहिए। बीए तक पढ़ा हूँ, पढ़ने लिखने से लेकर झाड़ू पोछा तक कोई भी काम कर सकता हूँ। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, हलक सूख रहा था। आवाज़ में पत्थर को कपा देने वाली निरीहता और करुणा थी। ऊब, उमस और भूख प्यास से थकी दोपहर की उस एकांत में मनोहर लाल जी ने ध्यान से निरंजन के चेहरे को देखा। ऐसे ही बहुत पहले एक बार वो कलकत्ता गए थे। चौरंगी लेन पर अचानक उन्होंने पाया कि रुपयों से भरा उनका थैला किसी ने मार दिया है। अचानक वो थर थर काँपने लगे थे। ट्राम और भीड़ के शोर से भरा कलकत्ता शहर तुरंत रेगिस्तान के अंतहीन तपते मैदान में बदल गया। इस शहर में कोई भी परिचित नहीं था। भूख और प्यास की गर्द से भरा उनका चेहरा मुरझा गया था। कोई दूसरा विकल्प न था। हे भगवान, कैसे पहुँचेंगे घर? एक दुकान में गए। शर्म, संकोच और झिझक से बोझिल, सेठ जी, मनोहर लाल ने दीनहीन कातर वाणी में निवेदन किया, मेरा कालीन का काम है। शहर के घंटाघर के सामने मेरा शोरूम है। आज पहली बार इस शहर में आया था। आज ही किसी ने। सेठ जी ने उन्हें आत्मीयतापूर्वक खिलाया पिलाया, रास्ते के लिए पूड़ियाँ बंधवा दी, किराए के टिकट से 500 रुपये अधिक दिया। अगर मनुष्य नहीं होता तो भगवान कब का बिलबिला कर मर चुका होता। ऐसे ही लोगों ने ईश्वर को शरण दे रखा है। मनोहर लाल जी ने अपनी ज़िंदगी में उतना भला आदमी नहीं देखा था। तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई? मनोहर लाल जी ने निरंजन से ऐसी ही कुछ बातें पूछी। इस तरह शहर में मनोहर लाल जी की दुकान पर निरंजन को पांव टेकने की जगह मिल गई। वे आत्मा की गहराई से मनोहर लाल जी की इज्जत करते थे। शब्द की मौलिक और आदिम गरिमा के साथ उन्हें सेठ जी कहकर बुलाते थे। 15-20 दिन के बाद काम देखकर वेतन तय होना था। मन लगाकर काम करते अगर सेठ जी 500 रुपया देना तय कर लें तो शहर का उनका खर्च निकल जाएगा। गाए बगाए पत्नी के लिए भी कुछ पैसा भेज दिया करेंगे। फिलहाल ज़िंदगी की इतनी ही ज़रूरत थी। वो शहर में कुछ काम सीखने और बाजार समझने आए हैं। बाकी ढेर सारी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने 3 साल के लिए स्थगित कर रखा था।
सप्ताह भर में निरंजन ने दुकान का सारा टाइम टेबल और व्याकरण भली भांति समझ लिया था। मनोहर लाल जी ने दुनिया देखी थी। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि भिखारी की तरह दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए ये लड़का जो उस दिन दुकान पर नौकरी के लिए आया था, उस पर उन्होंने कोई दया नहीं की है। और एक दिन सेठ जी ने निरंजन से उनके गांव और घर के बारे में इत्मीनान से पूछताछ की। ये जानकर कि निरंजन के पिता कस्बे के इंटर कॉलेज में संस्कृत के लेक्चरर थे और उन्होंने अपने इस इकलौते लड़के को आगे पढ़ने में कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टे उसकी शादी करके दहेज का सारा रुपया और सामान खुद रख लिया और बहू बेटे को घर से निकाल दिया। सेठ जी ने टिप्पणी की, कहाँ तो आदमी अपनी संतान के लिए तरह तरह का कुकर्म करता है और कहाँ कुछ लोग। सेठ जी ने निरंजन को बताया कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें 1500 रुपये माहवार दूंगा। बस कभी कभी दुकान के काम से दूसरे शहर में भी जाना पड़ेगा। 9 सितंबर की उस शाम निरंजन ने महसूस किया कि अभाव, उपेक्षा और तकलीफ़ों में गुजरी उनकी अब तक की ज़िंदगी में ऐसी खुशी कभी न मिली थी। उन्होंने उठकर सेठ जी के पांव छुए और विनम्रतापूर्वक आग्रह किया, मैं अपनी खुशी को संभालने के लिए थोड़ी देर सड़क पर घूम आना चाहता हूँ। वो थर-थर काँप रहे थे। हेड पोस्ट ऑफिस खुला हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले पत्नी को चिट्ठी लिखी। दशहरे में 8 दिन की छुट्टी लेकर निरंजन गांव गए थे। लौटने पर ही उन्हें पता चला कि सेठ जी ने शादी कर ली है। कान के पास से गुजर जाने वाली ये महज एक सूचना भर थी। इस तीसरी शादी को लेकर सेठ जी में कोई तब्दीली न थी। वो पहले ही की तरह समय से 10 बजे दुकान पर आते थे और रात 8 बजे दुकान बंद करके चले जाते। पुरानी पुश्तैनी हवेली में बंटवारा होने के बावजूद सेठ जी के हिस्से में मकान के 4 कमरे और बड़ा सा अहाता था। अहाते में एक और शिव जी का पुराना छोटा सा मंदिर और बगल में कुआं था। कुएं के बारे में प्रचलित था कि इसका पानी पीने से पेट का पुराने से पुराना मर्ज खत्म हो जाता है। निरंजन का काम सिर्फ दुकान पर था, लेकिन कभी कभार वो उस हवेली नुमा मकान पर चले जाते थे। बस कभी कभार जब सेठ जी को कोई काम पड़ जाता, तब समय से दुकान खोलने के लिए वे चाबी वगैरह लेने चले जाते। दिवाली पर जब दुकान की सफाई पुताई का काम पूरा हो गया तो अकेले निरंजन ने सुबह से रात तक लगकर दुकान को पूरी तरह व्यवस्थित करके सजा दिया। दूसरे ही दिन दिवाली थी। सेठ जी ने निरंजन को सामानों की लिस्ट दी। कल ये सारा सामान खरीद कर घर पहुंचा देना, और मालकिन ने अब तक तुमको देखा भी नहीं है। शाम को घर पर पूजा होगी, वहीं भोजन करना। निरंजन ने सेठ जी के दिलों दिमाग पर अपनी अमिट छाप बना ली थी। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे निरंजन। दिवाली की सांझ पूरा बाजार विजेता बारातियों के से उन्माद उल्लास और उत्सव से सराबोर संगीत और शहनाई पर थिरक रहा था। सेठ मनोहर लाल दुकान में बैठे थे। निरंजन सामानों से भरा थैला लेकर उनके घर गए। सेठ जी की शादी के बाद पहली बार उनके घर गए थे। वहीं उन्होंने देखा हल्के हरे रंग और चूने से पुती नम दीवारों के निविड़ मोहक एकांत में बैठी एक लड़की, बमुश्किल जिसकी उम्र 27-28 साल होगी। वो मिट्टी के भीगे हुए दियों को मार्किन के साफ सफ़ेद कपड़े से पोंछ रही थी। उसने गहरे हरे रंग की बनारसी रंग की साड़ी पहन रखी थी। किनारों पर बनी सफ़ेद सुनहली जरी उसके चौड़े माथे पर जैसे चंद्रमा ने झालर लगा दिया हो, जिसे देखने को ये जीवन मर मर कर 100 बार जिए। पास में स्वच्छ रुई की मुलायम बत्तियां और घी का डिब्बा रखा था। मानसरोवर के पास अपनी बस्ती में दुखियारी यक्ष प्रिया ऐसे ही बैठी रहती होगी, लेकिन सेठानी कुछ गुनगुना रही थी। आहट पाकर उन्होंने अपनी खरगोश जैसी काली और बड़ी आंखों से निरंजन को देखा। हजारों साल से सेठानी शब्द ने अपना जो बिंब निर्मित किया था, वो अपनी समूची सांस्कृतिक अस्मिता और फूहड़ डील डॉल की भौतिक धरोहर के साथ भरभरा कर गिर गया। आमतौर पर अपने काम से काम रखने वाले, दूसरों के मामले में दखल न देने वाले, संयमी स्वभाव वाले एकाग्रचित्त निरंजन का मन जिज्ञासु और चंचल हो गया। वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहे थे कि यही सेठानी है। पता नहीं
गांव और बचपन के कितने संस्कार उनके भीतर थे, जिनमें पला बढ़ा सेठानी शब्द अपना स्थूल, भोंडा और बदशक्ल आकार लिए रंडियों की बूढ़ी मौसी की तरह हर समय पान की पीक थूकता रहता था। सेठ जी की शादी का कार्ड उन्होंने यूं ही दुकान पर देखा था। वो नाम याद करने लगे, निरुपमा। निरंजन सामानों का थैला देकर दुकान पर चले आए। रात को सेठ जी के साथ ही आकर उन्होंने घर पर भोजन किया। सेठ जी सोने के लिए भीतर जाने लगे तो सेठानी ने जिद की, बिना पटाखों के कैसी दिवाली? शहर में चारों ओर पटाखों की आवाज़ आ रही थी। समूचा आकाश आतिशबाजी में नहा रहा था। सेठ को बेवजह का शोर शराबा और हुल्लड़बाजी पसंद न थी। 24 घंटे परमहंसी मुद्रा, लेकिन किसी पर भारी पड़ना उनकी आदत के खिलाफ था। जो मर्जी हो करो, हमें सुबह उठकर काम करना है। क्या तुम्हें पटाखे छोड़ना आता है? सेठानी ने निरंजन से पूछा। आवाज़ में चंचल मिठास थी। अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से वो निरंजन को देख रही थीं। शहर प्रवास का लंबा अकेलापन और ऊब से भरे निरंजन के मन में उस समय सिर्फ सानिध्य लोभ था। सेठ जी कहीं बुरा न मान जाएं, वो चुपचाप खड़े हो गए। सेठानी दौड़कर भीतर गईं और ढेर सारे पटाखे उठा लाईं। उस समय उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की मैक्सी पहन रखी थी, जिस पर अंतरंग वस्त्रों का गाढ़ापन स्पष्टतः दिख रहा था। परियों के पंख की तरह मैक्सी। निरंजन ने सोचा, गांव में तो संभव नहीं है, लेकिन जब कभी पत्नी को शहर लाएंगे तो ऐसी ही इसी रंग की मैक्सी उनको भी पहनाएंगे। पहली बार फुलझड़ी हाथों में लेकर सेठानी बच्चों की मानिंद उछलने और चहकने लगीं। उन्हीं की उम्र का एक जवान लड़का मात्र 10 कदम दूर खड़ा होकर उन्हें निहार रहा है। इस बात से पूरी तरह बेखबर वो 7-8 साल की बच्ची लग रही थी। नटखट और स्निग्ध, दोनों की झिलमिल कतारों के बीच अहाते में एकांत था। कहीं सेठ जी नाराज ना हो? निरंजन ने धीरे से पूछा। तुम्हारे सेठ जी बिस्तर पर जाने के 10 मिनट बाद ही फों फों करने लगते हैं। अपने से पहले ही बिस्तर पर सो चुके पुरुष को देखकर स्त्री के भीतर पैदा होने वाली ईर्ष्या और क्षोभ से भरी उनकी आवाज़ में एक स्वाभाविक और सामान्य उपेक्षा थी। इंटर कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने वाले मास्टर, जिनका समूचा व्यक्तित्व अष्टाध्यायी के दुरूह और दुष्कर सूत्रों से निर्मित हुआ था, गांव के चारों ओर दूर दूर तक फैले ऊसर की रेह से जिसने कपड़े धोना सीखा था, वेतन का सारा पैसा बैंकों में जमा करने के बाद जिसने जीवन में कभी विथड्रॉल फॉर्म नहीं भरा था, यजमानी के अन्न से जिसने भोजन का खर्च चलाया था, मुलेठी की जड़ों और तुलसी की पत्तियों से सारी बीमारी का इलाज कराने वाले दरिद्र पिता की क्रूर छाया में अभावग्रस्त जीवन जीते चले आए निरंजन खुद भी शांत और मितभाषी स्वभाव के थे। इसीलिए सेठ उन्हें बहुत चाहने लगा था। लेकिन कहा जाता है कि प्रलय से पहले ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षाओं की मर्यादा तोड़कर उन्मत्त उत्सव में नृत्य करने लगते हैं। स्तंभ और रोमांच से पुलकित आकाश थरथराने लगता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों में बरगद बांस की तरह हरकत करने लगता है। फिर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कोई भी जो निरंजन को पहले से जानता रहा होगा, उसे यकीन करने में बहुत मुश्किल होगा कि निर्भय सेनानी की तरह हाथों पर अनार रखकर आतिशबाजी करने वाला ये कर्तव्य युवक निरंजन ही है। सेठानी विस्मय से अभिभूत थी। देखो, जल न जाना। लेकिन निरंजन आंखों पर हाथ की ओट देकर बारूद की चिंगारियों से खेलते हुए हो करके हंसे जा रहे थे। रात आधी से ज़्यादा बीतने लगी थी। बिजली की निष्प्राण झालरों को छोड़ दें तो मिट्टी के दिए एक एक कर बुझने लगे थे। शिवालय के सामने चबूतरे पर बैठते हुए सेठानी ने कहा, सेठ जी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारी माँ मर गई थी ना? तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? जब तुम होली में घर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी दूंगी। कहीं माँ ने दूसरा जन्म तो नहीं लिया है? निरंजन ने सेठानी को देखा। वर्षों से भीतर जमी बैठी कोई गांठ जैसे पिघलने लगी। उनकी आंखें छलछला गईं। आदमी की तरक्की में उसकी भीतरी प्रतिभा और क्षमता का योग होता है। आदमी के दुष्कर्मों के पीछे परिस्थितियां दोषी होती हैं। जीवन के इस मूल मंत्र से दुनिया को देखने वाले निरंजन कभी किसी से अपने बाप की शिकायत नहीं करते थे। अच्छा, मैं चलूं? उन्होंने सेठानी से कहा और बिना आहट के फाटक खोलकर धीरे से निकल गए।
कहीं मेरी बातों से इनका दिल न दुखा हो। सेठानी ने अफसोस के साथ सोचा और भीतर चली गईं। कर अपने अपने तप्त अनुभव की तुलना, घुलना मिलना, मन की कैसी विचित्र गति होती है। जिसे पहली नज़र का प्यार कहा जाता है वो कैसा होता है भगवान जाने। लेकिन वाया निरंजन वो रोज़ सोचते कि किसी तरह सेठ जी के घर जाने का अवसर मिले। ऐसा कोई अवसर नहीं आता। सेठ जी के प्रति उनके मन में गहरी कृतज्ञता और सम्मान था। उनके लेखे सेठानी जैसी सहृदयता और उन्मुक्त चंचलता कहीं न थी। वो माँ बहन जैसे न जाने कितने कितने आत्मीय रिश्तों को तलाशते और मन की असीम और पवित्रतम ऊंचाइयों पर ले जाकर उन्हें प्रतिष्ठित करते। और वे थीं कि अपने लिए सुंदरतम स्थान तलाशते हुए जिद करके उनके पहलू में नन्ही बच्ची की तरह चिपक जाती। निरंजन स्नेहपूर्वक उनके बालों और उनकी आँखों को सहलाने लगते। खरगोश की तरह काली, गोल और बड़ी बड़ी चंचल आँखें। वासना से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं। रात को नींद न आने पर वो यही सब सोचा करते और सोचते, तुमसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं है निरंजन। जिस आदमी ने शहर में तुझे ठौर दिया उसी की बीवी के बारे में। ऊपर से आदमी दिखने वाला तू कुत्ता है। तुम्हारे सगे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तब तुझ बिलबिलाते भिखारी को इसी आदमी ने सहारा दिया। वो तरह तरह से अपने मन को बांधते, लेकिन मन के पंख हजार। रात के सन्नाटे में शिवालय के सामने चबूतरे पर अकेली बैठी सेठानी से पुकार रही हो। निरंजन के लिए अब एक क्षण भी असंभव हो जाता। सेठ साला अपने कमरे में फों करता सो रहा होगा। नीच कमीना सेठ, कैसे उसे नींद आती है बच्ची जैसी बीवी को जागता छोड़कर। अगर इसे इस उम्र में शादी ही करने की पड़ी थी तो क्या कोई स्थूल भोंडी और दुखियारी विधवा नहीं थी। पता नहीं साहित्याचारों ने श्रृंगार में ऐसी कोई व्यवस्था दी है या नहीं। संयोग से पहले ही वियोग ने पंख फैलाना शुरू कर दिया। पंख होते तो उड़ाती रे रसिया ओ बालमा। ऊल जलूल फिल्मों के थके हारे दुखियारे गीत उनके मन की गहराइयों में डूब उतरा रहे थे। एक दिन सेठानी ने चाट बतासा खाने की इच्छा जाहिर की। मनोहर लाल जी को वर्षों पुराना बवासीर था। चाट बतासे के नाम पर कांप जाते। शाम को उन्होंने निरंजन से कहा, मालकिन को कहीं जाना है, साथ चले जाओ। मंदिर के सामने वाली चाट की दुकान पर शाम को दूर तक लाइन लगती है। जहाँ जितनी भी औरतें थीं, सेठानी के तेजोदीप्त सौंदर्य की गरिमा के सामने सबकी सब फीकी लग रही थीं। निरंजन का मन प्रसन्न हो रहा था। बतासे और चाट खाने का तरीका भी कितना सुसंस्कृत था है सेठानी का। उन्होंने पूछा, और कुछ चाहिए आपको? नहीं, सेठानी ने कहा, तुम क्यों कुछ नहीं खा लेते? और सुनो, सड़क पर चलते हुए सेठानी बोली, जब तुम मेरे साथ सड़क पर चलो तो आप ना कहा करो। क्या अपने सेठ जी की तरह आपकी रट लगाए रहते हो? आप मुझसे बड़ी हैं, और फिर सेठ जी क्या सोचेंगे? निरंजन की देह में फुरफुरी हो रही थी। तो उन्हीं के सामने आप कहकर पेट भर लेना। यहाँ सड़क पर नुमाइश करना जरूरी है क्या? अभी वह थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक लड़का सड़क की उस पटरी से दौड़ता हुआ आकर बोला, अरे निरंजन, भाभी जी से परिचय तो करा दो। सेठानी ने लड़के को देखा और मुंह बिचकाकर उपेक्षा से आगे बढ़ गई। लड़का थोड़ा आहत हुआ। निरंजन के बताने पर कि यह मेरे सेठ जी की पत्नी है, चुड़क्कों की तरह बिना जाने बुझे तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लड़का कुटिल हंसी हंसता हुआ निरंजन की आंखों में झांक कर मुस्कुराया। उस बूढ़े खूसट मनोहर लाल की? ठीक है गुरु, फांसे रहो। अगर आपके साथ पत्नी है और खुदा न खास्ता सुंदर है तो आप भले ही बचना चाहें। लोग घेर कर आपका हालचाल पूछेंगे, नमस्ते करेंगे, आपकी इज्जत का दायरा बढ़ाकर उसी में सिर घुसाने की कोशिश करेंगे। शरीफ और समझदार लोग बहन और बेटियों के साथ सड़क पर नहीं निकलते। कब कौन दूसरे दिन अफवाह फैला दे, अरे भाई आजकल अमुक का बड़ा जलवा है। सेठानी आगे जाकर खड़ी हो गई थी। पता नहीं क्या सोच रही होंगी सेठानी। संकोच में डूबे निरंजन उनसे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारा दोस्त था क्या? सेठानी ने हंसकर चुप्पी तोड़ी। मेरे गांव का एक लड़का यही पान की दुकान खोले है, उसी का परिचित है, निरंजन ने सफाई दी। वे लोग देर तक सड़क पर टहलते रहे। बाजार बंद होने का समय हो रहा है, सेठानी ने कहा, चलो दुकान पर चलते हैं, वहीं से सेठ जी के साथ घर चली जाऊंगी।
निरंजन सोच रहे थे कि टहलने के बहाने पैदल ही उन्हें घर तक छोड़ने जाएंगे। इस बीच थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा। लेकिन उन्हें खुद भी तो स्पष्ट न था कि वे क्या चाहते हैं। सेठ जी के प्रति उनके मन में कृतज्ञता थी, लेकिन ये ईर्ष्या भाव। मन की रुचियां तर्क की मोहताज नहीं होती हैं। निरंजन जहाँ रहते थे वहाँ एक अंधेरी गली के मकान की तीसरी मंजिल पर बनी शांत और हवादार कोठरी थी। नीचे जीने के पास एक सामूहिक उपयोग का अंधेरा कमरा था। सुबह इसी कमरे में आकर वे तरोताज़ा होते और यहीं से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। 75 रुपये महीने पर यह जगह उन्हें मिली थी। दिन भर कोठरी बंद रहती थी। उपयुक्त जगह देखकर एक गौरैया ने वहीं घोंसला बना लिया था। कुछ दिन बाद घोंसले में से चूज़ों की आवाज़ आने लगी। गौरैया बाहर से दाने लेकर आती तो बच्चे चूँ चूँ करते हुए घोंसले के बाहर तक सिर निकाल देते। उड़ने की कोशिश करते हुए बच्चों को गौरैया रोक देती। निरंजन लेटे लेटे ये सब देखा करते थे। एक ममत्व भरी आत्मीयता उनकी कोठरी में फैल रही थी। अतिशय विश्वास करके सेठ जी ने दुकान की एक चाबी निरंजन को दे दी थी। सुबह पहले वही आते और दुकान को खोलकर सफाई करते। एक दिन उन्होंने देखा कि शटर के भीतर एक बड़ा सा लिफाफा पड़ा है। प्रति सेठ मनोहर लाल जायसवाल। निरंजन ने सोचा अगर सेठ जी पूछेंगे तो बता दूंगा कि लिफाफा खुला पड़ा था। उन्होंने यूं ही अन्वयस्क भाव से लिफाफा खोला। भीतर 10 पृष्ठों का लंबा पत्र था। बूढ़े खूसट सेठ मनोहर लाल साले चूतिए। इन 2-3 लाइनों के संबोधन के बाद जो कुछ लिखा था उसका सार ये है। सेठ, जिस जमीन को खरीद कर आज तुम मालिक बने हुए हो उस पर मैंने वर्षों खेती की है। इसके पहले वो पूरे मोहल्ले की सामूहिक चरागाह थी। यकीन ना हो तो देख लेना, उसके पीछे दाईं तरफ मस्सा है और बाईं जांघ पर 2 तिल। उसकी नाभि के नीचे फोड़े का निशान है, वगैरह वगैरह। पत्र के पूरे 3 पृष्ठों में सेठानी के अंतरंगों की सूक्ष्म विवेचना सब प्रमाण प्रस्तुत करके पहचान मुकम्मल की गई थी। पत्र के अंत में सेठ जी के लिए किंचित शुभकामनाओं का संकेत था। अपने पूरे मोहल्ले को कुंभ स्नान कराने का पुण्य तो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे 7 तालों के भीतर भी वो आशिक तलाश लेगी। पत्र पढ़ने के बाद निरंजन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर घूमने लगा। ये किसी बेवफा आशिक का गुमनाम विद्रोह था। सेठानी को लेकर उनका मन धराशायी होने लगा। ये समझदारी का काम उन्होंने किया कि पत्र को पैंट की भीतरी जेब में डालकर सेठ जी के आने से पहले पूरी तरह प्रकृतस्थ होकर बैठ गए थे। ये पत्र किसी के हित में नहीं था। सच्चे शुभचिंतक का फर्ज होता है कि अदृश्य दुश्मन की सूचना समय रहते मित्र को दे देगा। दोपहर के समय सेठ जी से फुर्सत लेकर वो बिना बताए उनके घर पहुंच गए। सेठानी रसोई में कुछ बना रही थी। गाढ़े मैरून रंग की साड़ी का पीला बॉर्डर पसीने से भीग कर देह से चिपक गया था। सेठानी काम में तल्लीन थी। किसी शांत आश्रम में ऋषि कन्या के पवित्र सौंदर्य की स्निग्ध आभा फैला रही थी। उन्होंने निरंजन को देखकर पूछा, कैसे आए हो? मैंने अपने आने की बात सेठ जी को नहीं बताई है। ये आपके लिए पत्र है। पत्र थमाकर निरंजन झटके से बाहर निकल गए। दूसरे दिन सेठ जी ने दुकान पर आते ही कहा, निरंजन घर चले जाना, मालकिन ने किसी काम से बुलाया है। दोपहर के बाद जब निरंजन पहुंचे तो सेठानी ने सावधानी से अहाते का फाटक बंद कर दिया। उस दिन वो पहली बार उन्हें भीतर वाले कमरे में ले गई। पुराने हॉलनुमा कमरे का वो सुसज्जित बेडरूम था। एक और शीशे की टेबल के पास 2 मोढ़े रखे हुए थे। वहीं निरंजन को बैठा कर वो चाय बनाने चली गई। निरंजन एक एक चीज़ को गौर से देख रहे थे। डबल बेड पर आसमानी रंग की चादर, एक और करीने से रखे हुए 2 कुशन, सामने आदमकद आईने के ऊपर लाल पीली मोतियों से गुथी सफ़ेद ऊन की मुलायम झालर लटक रही थी। किनारे कांच से बंद अलमारी में रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कंगन, नेल पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधन के ढेर सारे क्रीम पाउडर के बीच एकाध अंतरंग वस्त्र भी सुशोभित हो रहे थे। सेठानी जब चाय लेकर आईं तो उनके गोल चेहरे पर फैला हुआ तनाव स्पष्टता दिखाई दे रहा था। लग रहा है सारी रात सोई नहीं है। आंखों में सूजन थी। किसी शिकारी कुत्ते ने खरगोश के बच्चे को दांत गड़ा दिए हैं। चेहरे का चिर परिचित लावण्य गायब हो गया। जुखाम की तरह नाक सुड़कते हुए तरह तरह की आशंकाओं से डरी गंभीर आवाज़ में उन्होंने धीरे से पूछा, ये पत्र तुम्हें कहाँ मिला था?
सुबह जब दुकान खोला तो शटर के पास भीतर पड़ा था, निरंजन ने बताया। सेठानी गंभीर होकर कुछ सोचने लगी। पूछा, तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया? नहीं, इसीलिए तो सेठ जी से छिपा कर यहाँ आया था। लेकिन ये है कौन? निरंजन खुद भी पूरी रात सो नहीं सके थे। अच्छा हुआ पत्र तुम्हें मिला, सेठानी ने कहा। सेठ जी वैसे भी शक्की हैं, हर समय ऊल जलूल बातें पूछा करते हैं। मैं तो बर्बाद हो जाती। आशंकाओं ने उन्हें जगह जगह नोच बकोट लिया था। अपने को संभालने की कोशिश में भी उनकी आंखें डबडबा उठ गईं। वे उठीं तो लगा बहरा कर गिर जाएंगी। डबल बेड पर औंधे मुंह गिरकर वो जोर जोर से सुबकने लगी। किंकरते विमूढ़ निरंजन। वे बेड तक गए, लेकिन कैसे छुएं? आप रोइए मत, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं हो सकता। अजीब असमंजस और ऊहापोह में खड़े खड़े वो देर तक सोचते रहे। सेठानी रोए जा रही थी। अंत में उन्होंने सेठानी को पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन क्रश हो चुकी सेठानी ने अपने सिर को उनके कंधे पर टेक दिया। निरंजन अचकचा गए। सांकल बजने की आहट हुई। शायद नौकरानी बर्तन धोने आई है। तुम इत्मीनान से बैठकर चाय पियो, मैं देखती हूँ। हाथ मुंह धोकर वे फाटक तक गईं। तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, उन्होंने नौकरानी से कहा। समय बीतता गया। निरंजन मुख्य रूप से दुकान का ही काम देखते थे। जब कभी ज़रूरत पड़ी तो घर भी चले जाते। उनके रहन सहन में भी तब्दीली आने लगी। शहर की आबो हवा ने असर दिखाना शुरू किया। देखने वाले यही समझते कि सेठ जी के घर का लड़का है। मोहल्ले में जो लोग जानते थे कि सेठ जी के आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें इत्मीनान था कि सेठानी के घर का लड़का है। सब उनके मेहनती स्वभाव और लगन की तारीफ करते। इस लड़के ने तो सेठ जी के घर की रंगत ही बदल दी। अब अक्सर रोज ही सेठ जी के घर पर कोई ना कोई ज़रूरी काम निकल आता। सच निरंजन, अगर तुम ना होते तो मेरा मन ही यहाँ न लगता, सेठानी कहती। रोज़ दोपहर को जब नौकरानी बर्तनों की सफाई करके चली जाती, सेठानी बादाम का ताज़ा हलवा बनाती। गठिया, हाजमा और बवासीर आदि की सारी बीमारियां शरीर के कमज़ोर होने का लक्षण थीं। इस शक्तिवर्धक नुस्खे को उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। निरंजन रोज़ दोपहर बाद आकर सेठ जी का नाश्ता ले जाते थे। सेठानी खुद 2 पतली चपाती और मूंग की सादी दाल के अलावा कुछ भी नहीं लेती थी। पति लोग दूसरी जगह भटक जाते हैं, इसके लिए पत्नी भी जिम्मेदार होती है। सेठानी की माँ ने उन्हें शादी के पहले ही सिखा दिया था। वो अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग रहती थी। पुरुष की उम्र चाहे जो हो, औरत को चाहिए कि हमेशा उसे बच्चे की तरह पुचकार कर रखे। निरंजन, तुम कितना दौड़ते हो? सेठानी 2 चम्मच हलवा और गिलास भर गाय का दूध उन्हें भी देती। रोज रात को सोने से पहले वो सेठ जी को गुनगुना दूध पिलाना अपना परम कर्तव्य मानती थी। सेठ जी बच्चे की तरह हट करते तो वो माँ की तरह पुचकारती, अपनी कसम देती। निरंजन न सिर्फ उनके सौंदर्य बल्कि उनकी बाल सुलभ चंचलता और ममतालु हृदय पर भी न्यौछावर थे। दिवाली के बाद होली और न जाने कितनी छुट्टियां बीत गईं। घर तो पहले ही छूट गया था। उन्होंने पत्नी की भी कोई खोज खबर नहीं ली। गोबर और भूसे की तरह बसाती पत्नी। सोमवार बाजार की बंदी का दिन था। वो चुपचाप अपनी कोठरी में लेटे हुए कुछ सोच रहे थे। हल्की झपकी में आंख लग गई थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि क्रीम और पाउडर से छनकर आती सेठानी की मादक देह गंध पूरे कमरे में भर गई है। वो चौंक कर उठ बैठे। बाहर कोई नहीं था। मन बेचैन होने लगा। सेठ जी ने कहा था किसी दिन फुर्सत पाकर वैद्य जी के यहाँ चले जाना, दवाइयाँ लानी हैं। वो तुरंत पैंट शर्ट पहनकर सेठ जी की दवाओं की लिस्ट लेने चल पड़े। किसी रिश्तेदार के यहाँ गमी हो गई थी। सेठ जी घर पर नहीं थे। कैसे आए निरंजन? सेठानी ने पूछा। कमरे पर अकेले था, मन घबराने लगा। तुम्हें देखने चला आया, निरंजन ने बताया। सेठानी मुस्कुराई। नौकरानी निकलने ही वाली है, तुम तब तक मंदिर की ओर चले जाओ, सेठ जी रात से पहले नहीं आएंगे। सेठानी भीतर चली गई। कुछ देर के एकांत क्षणों में अपने को समर्पित कर लेने के बाद निरंजन के मन में वैराग्य जाग उठता। गुमनाम पत्र के आंगिक विवेचन उद्दीपन की भूमिका निभाने लगते। वो पत्नी के बारे में सोचने लगते। पता नहीं गांव में कैसे रह रही होगी। वर्षों बीत गए, मैंने कोई खोज खबर नहीं ली, पैसा भी नहीं भेजा। शहर आने के पहले की आखिरी मुलाकात याद आने लगती। मेरी कोई चिंता मत करना,
पत्नी ने कहा था, जैसे तैसे दिन काट लूँगी, समय से खाने पीने की व्यवस्था जरूर कर लेना। वो धीरे धीरे सुपक रही थी। जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों को अनंत काल के लिए स्थगित करती हुई उन्होंने अपना सब कुछ एक अदृश्य नियति के हवाले कर दिया। त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति। आत्मग्लान में डूबते निरंजन अपना बचाव करते, आखिर दान और दया ही तो नहीं होता है पति पत्नी का संबंध, प्रेम और सेक्स ही तो इसकी बुनियाद है। वो सेठानी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। दुनिया में ऐसी किसी जगह की कल्पना भी नहीं कर पाते जहाँ सेठानी हर समय मौजूद ना रहे। मेरे ना रहने पर कौन इनकी देखभाल करेगा? सेठ जी इनकी भावनाओं को नहीं समझते। लोग भूखे भेड़ियों की तरह निगल जाएंगे। अदृश्य स्वार्थी लोगों से घिरी सेठानी उन्हें अबला और असहाय लगती थी। एक पल भी उन्हें अकेले छोड़ने की कल्पना मात्र से निरंजन कांप जाते। तभी आकाशवाणी होती, 7 ताले के भीतर भी ये आशिक तलाश लेगी। कहीं ये सचमुच में चरित्रहीन तो नहीं है? बेचारे चरित्रवान जितेंद्रिय निरंजन दहल जाते और सोचने लगते, सेठ जी मुझे बेटे की तरह मानते हैं, उन्हें क्या पता। सेठ ने दुनिया देखी थी, निरंजन के बदलाव, सेठानी के हाव भाव, उनकी उदासी, उनका उल्लास, सब कुछ देखा था। लेकिन उनका अपना टाइम टेबल था। समय से खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ वर्षों से पूर्व निर्धारित चला आ रहा था। वो जीवन और जगत के मर्म को पहचानते थे। क्रय विक्रय, हानि लाभ, आने पाई का हिसाब उन्होंने पढ़ा था। गणित ही एकमात्र सत्य है, अपने निष्कर्षों में विवाद की गुंजाइश से परे। लेकिन किंतु परंतु बावजूद और अंततः के ढेर सारे झंझटों, विवादों के ताने बाने से बुना मानव संबंधों का जटिल विवेचन उन्हें कवियों और दार्शनिकों की मानसिक अय्याशी लगता था। उनके लेखे निरर्थक, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी ना थी। वो जानते थे कि जब आदमी अपने ही अनुभवों से नहीं सीखता, अपने ही विचारों पर आचरण नहीं करता, तब उनकी क्या औकात है जो लोग उनके अनुभवों से सीखें, उनके विचारों से आचरण करें। दूसरों को विद्वान और ब्रह्मचारी बनाना वो फालतू लोगों की मानसिक अय्याशी मानते थे। जो जैसा करेगा भोगेगा, ये उनका दृढ़ विश्वास था। और आखिर निरंजन का विकल्प भी क्या है? सेठ जी सोचते, किसी बूढ़े अपाहिज से दुकान का काम तो संभलेगा नहीं। जब दूसरी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो उन्हें वज्रपात का सा सदमा लगा था। खबर सुनते ही उनका साला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ गया था। इस उम्र में पत्नी की मृत्यु जवान बेटे की मृत्यु से कम आघात नहीं देती। साले ने सांत्वना दी, सेठ जी हम लोग हैं, आप चिंता न करें, पत्नी घर का काम संभाल लेंगी। अब तक बात और थी, रिश्ते नाते दुख में ही तो काम आते हैं। भतीजों की बहुएं जो अब तक एक गिलास पानी नहीं देती थीं, एक पैर पर हाजिर होकर सेवा में जुट गईं। सेठ जी की बहन तो जब तब मौका पाकर शिवालय के सामने डाएं डाएं रोने लगती। सरहज रोज रात को गर्म तेल से मालिश करती थी। सब एक दूसरे से आगे निकलने की मैराथन दौड़ में पलक नहीं झपकाना चाहते थे। बहन ने एक दिन एकांत देकर समझाया, कोई किसी का सगा नहीं है मनोहर, मेरी तो राय है कि कोई लड़का गोद ले लो। तुम्हारे भांजे का छोटा वाला लड़का होशियार भी है और सुंदर भी। पंडित ने बताया भी था कि इसको राजयोग लिखा है। सेठ जी के आसपास उदार मना शुभ चिंतकों का जमघट लग गया था। ये बता पाना तो मुश्किल है कि विशुद्ध अपनी ज़रूरत से अथवा लोगों की सामाजिक भावना से पीड़ित और प्रताड़ित होकर, शायद दोनों का योग था। 6 महीने बाद सेठ जी ने सबको बताया कि तीसरी शादी करने की सोच रहे हैं। इस उम्र में शादी करोगे? चारों ओर काँव काँव मच गया। भतीजों ने अपनी अपनी बहुओं को सेठ जी के घर जाने से मना कर दिया। व्याभिचारी आदमी है, कौन भरोसा। बहन ने मायके का शेष दिन बड़े भाइयों के यहाँ बिताना मुनासिब समझा। निंदा पुराण का अखंड पाठ नमक मिर्च मिलाकर गाया जाने लगा। सरहज ने ननद की साड़ियाँ और हर संभव सामानों की गठरी में बांधा और लड़कों बच्चों को धमाधम मारते पीटते घर चली गईं। यही है दुनिया, सेठ जी ने सोचा। ऐसे ही थोड़े कहा गया है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। कुछ लोग फन देखते हैं और कुछ फन की मणि। सेठ जी अपने लेन देन के रजिस्टर पर झुककर हिसाब किताब करने लगते।
साला दिन भर लॉटरी की दुकान पर पड़ा रहता था। भविष्य की उज्जवल उम्मीद में उसने इधर उधर लेकर सिल्क के 2-3 कुर्ते बनवा लिए थे। लोगों से कहता, बहुत नेक और सज्जन आदमी है जीजा जी, विपत्ति पड़ गई है। 2-2 जगह की व्यस्तता में अब मेरी परेशानी बढ़ गई है। परेशानी कम करने के लिए लौट आई पत्नी ने ही उसे जीजा जी का समाचार दिया। वो दौड़ा हुआ वकील के पास गया। बहन को सेठ ने जहर देकर मारा है, केस बन सकता है कि नहीं? पैसा खर्च करना पड़ेगा, वकील ने समझाया। पुलिस पैसा लेकर क्या नहीं कर सकती। बाकी 1 साल तक तो मैं जमानत नहीं होने दूंगा। संगीन मामला है, दाह संस्कार करने वाले सबसे पहले धरे जाते हैं। बहन की लाश को ले जाने और जलाने में उसी की भूमिका अग्रणी थी। उस समय वो क्षण क्षण सजग था, खास बनने के चक्कर में कहीं दूसरे रिश्तेदार बाजी न मार लें। कूटनीतिक राजनीति का सबसे उपयुक्त स्थल नृत्य के शोक समारोहों में माना गया है। ओह, सारी बाजी ही उलट गई। साला हतोत्साहित होकर शाप दे रहा था, इस उम्र में शादी, मोहल्ले के शोहदे छत पर कुलाचे मारेंगे। सेठ जी ने टिप्पणी की, वे तो पिछले 10 सालों से कुलाचे मार रहे हैं। सब ने बहिष्कार किया। सेठ जी 10-5 मित्रों को साथ लेकर गए और एक सादे तथा सीमित समारोह में इस सेठानी को ब्याह लाए। सेठानी निरंजन से बताती, पापा मम्मी से 25 साल बड़े थे, रोज़ उनके घर आना जाना था। एक दिन भगा ले गए। मोहल्ले में बहुत बदनामी हुई। नानी को सदमा लगा, बिस्तर पर गिर पड़ी। मरने से पहले उन्होंने पापा को शाप दिया, अपाहिज और कोढ़ी होकर मरोगे, तुम्हारी अपनी बेटी को यही सब भोगना पड़ेगा। पापा रोज़ मम्मी को मारते पीटते थे। घर के सारे गहने बेच डाले। शराब, रंडी, लॉटरी और जुए की लत लग गई थी। सालों बिस्तर पर ही पेशाब और पाखाना करते रहे। पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए। भैया बाहर नौकरी करते थे। छुट्टियों में आए तो माँ से कहने लगे, चारों ओर बदनामी फैल रही है। मेरी शादी की समस्या थी। पापा की मृत्यु पर सबने राहत की सांस ली। भैया ने ही मेरी शादी तय की। मुझसे सारी बातें छिपाई गई थीं। बताया गया कि लड़के की दूसरी शादी है, लेकिन स्वस्थ और सुंदर है। 35 साल उम्र बताई गई थी। शादी के समय ही मैंने पहली बार सेठ जी को देखा। यहाँ आने पर एक दिन जब सेठ जी साड़ियों की खरीदारी करने के लिए मुझे एक दुकान पर ले गए तो दुकानदार ने कहा कि आपकी बिटिया को ये साड़ी ज़रूर पसंद आएगी। सेठ जी बिना कुछ बोले चुपचाप उठ लिए। तब से मेरे साथ कहीं घूमने या बाजार जाने के लिए नहीं निकलते। सेठानी उदास हो जाती। नानी का शाप मेरे ही माथे पर पड़ा है और उनकी आंखें डबडबा जाती। निरंजन सोचते, जीवन में दुख कितने कितने रूप बदलकर कहाँ कहाँ प्रवेश कर जाता है। सेठानी को लेकर उनके मन में पैदा होने वाली करुणा ने सारी आशंकाओं के कलुष को धुल दिया था। 8वां महीना था। डॉक्टर ने भारी सामान उठाने और ज़्यादा चलने फिरने की सख्त मनाही कर दी थी। घर है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। सेठानी ने सेठ जी से कहा, माँ को बुलवा लेती हूँ। सेठ जी ने साफ कर दिया, ससुराल वालों का ज़्यादा दखल ठीक नहीं होता, मैं बहन को बुलवा लूँगा। सेठानी का चेहरा बुझ गया। शादी के बाद भाइयों ने खोज खबर नहीं ली थी। सोच रही थी इसी बहाने माँ आ जाती। अस्पताल से चेकअप कराकर लौटते समय एक दिन उन्होंने निरंजन से कहा था, सेठ जी से कहकर तुम्हें भिजवा दूंगी, माँ को लिवाते लाना। निरंजन के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी वो घर देखने की जहाँ सेठानी का बचपन तरह तरह की शरारतें करता हुआ पला बढ़ा था। घर का चौखट और वो स्कूल जहाँ वो पढ़ती थीं। घर के पिछवाड़े अहाते में अमरूद का पेड़ है। सेठानी इन्होंने बताया था, हम लोग चढ़कर अमरूद तोड़ा करते थे। कितनी बार तो मैं गिर जाती। एक भुतई हवेली की अमूर्त और रोमांचित करती अवधारणा सी बन गई थी निरंजन के मन में। मेरे मन में बहुत इच्छा होती है तुम्हारा घर और वो शहर देखने की जहाँ तुम पली बढ़ी हो, निरंजन सेठानी से कहते। उन्हें लगता कि वहाँ के चप्पे चप्पे पर सेठानी की छाप होगी। उनके बचपन की शरारतें और उनके कमर की करधनी हर समय वहाँ की हवाओं में बजती रहती होगी। सबको मोहित कर लेने वाली आत्मीय सुंदरता की निश्चल देवी को आखिर कोई कैसे भूल सकता है। उन्हें लगता कि सेठानी के चले आने के बाद वहाँ अब सारे लोग उदास रहते होंगे। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो यकीनन सारी दुनिया में सबसे सुंदर होता है, ईश्वर की तरह। उसे पुकारते हुए हमारी वाणी में प्रार्थना की सी विनम्र पवित्रता होती है। उसकी इच्छाओं का अनादर संभव ही नहीं है। सेठ जी ने एक ही झटके में कैसे इनकार कर दिया, निरंजन सोच रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ जी ऐसे समय में माँ ज़्यादा अच्छे ढंग से देखभाल करेगी।
आजकल तुम्हारा मन दुकान पर नहीं लगता, सेठ जी ने छिड़क दिया। कम से कम घरेलू मामले में तो दखलंदाजी मत किया करो। बेचारे निरंजन। सेठानी भीतर वाले कमरे में सेठ जी से फुसफुसा रही थी। तुमने ही तो बेवजह तरजीह देकर इसका मन बढ़ा रखा है। वैसे भी मुझे इसका बार बार भीतर कमरे तक चला आना अच्छा नहीं लगता है। नौकर को नौकर की ही तरह रखना चाहिए। रात को निरंजन सामान लेकर घर आए। बरामदे में रखकर उन्होंने आवाज़ दी और तेज़ी से बाहर निकलने लगे। सेठानी ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। नाराज़ हो? उनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। क्या करूं, मजबूरी है। आखिर ये सब तुम्हारे लिए तो करना पड़ता है। सेठ जी को जब तब शक होने लगता है। निरंजन की आंखें डबडबा गईं। ये सच तो है कि मैं नौकर हूँ। बहुत बन रहे हो। सेठानी ने उनका हाथ पकड़ा और अपने पेट पर ले जाकर सहलाने लगी। तुम्हारी बिटिया सो रही है इस समय, पूरे दिन लात मारती है चुड़ैल। हो जाए तो तुम ही संभालना। निरंजन को बेटी की ही इच्छा थी, पिघल गए। सेठानी ने जल्दी जल्दी उनके गाल पर 2-3 चुम्मी ली। चले जाओ, सेठ जी के आने का समय हो रहा है। ये औरत तो जादूगरनी है, कैसा भी गुस्सा हो टिकने नहीं देती। अगर ये सेठ साला मर जाता तो मैं सारी ज़िंदगी नौकर बनकर ही इनकी सेवा करता। निरंजन सोचते हुए चले जा रहे थे। एक साइकिल वाले से टकराने पर चेतना लौटी। देख कर चलो भैया, साइकिल वाले ने कहा। 2-3 लोग गली के चबूतरे पर बैठे थे, हंस पड़े। सेठानी का नशा है भाई, कुछ दिखाई नहीं देगा। निरंजन काँप गए। खैर, खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। कहते हैं पाताल का प्रेम भी आकाश में महकता है। एक दिन उनके गांव का एक आदमी उन्हें खोजते हुए दुकान पर पहुंच गया। निरंजन ने दौड़कर उसके पांव छुए और मन ही मन सोचा, ई ससुर को पता किसने दे दिया। उन्होंने सेठ जी को बताया। गांव के हैं, चाचा लगते हैं। अस्पताल आया था, चाचा ने बताया। डॉक्टर ने दवा दी है, खून और पेशाब की भी जांच हुई है। डॉक्टर कल एक्सरे रिपोर्ट देखेगा। एक एक दुकान पर पूछते हुए आ रहा हूँ। सोचा रात तुम्हारे यहाँ रुक जाऊँगा। इस बीच वो बार बार सेठ जी की ओर देख रहे थे, अपनी रहस्य भेदी नज़रों से जैसे कुछ इत्मीनान पाना चाहते हैं। रास्ते भर पूरी शाम और रात को सोने तक चाचा गांव की ही बात करते रहे। निरंजन की इन सब बातों में कोई रुचि न थी। वो जानते थे कि ज़्यादा बात किया तो यहीं खूंटा गाड़ कर बैठ जाएंगे, महीने भर रहेंगे और दिन दोपहर मौका पाकर पड़ोस में शिकायत करेंगे। गांव में साले सब भैया, चाचा और दादा ही लगते हैं, लेकिन मौका पाकर ऐसा खूंटा ठोंक देंगे कि सारी उम्र बीत जाएगी, वो टस से मस ना होगा। गांव की याद करके उनका मन घृणा से भर गया। गांव में लोग ईर्ष्यालु और चतुर होते हैं। बेवकूफ़ी उनकी असलियत नहीं, महज अभिव्यक्ति होती है। चाचा को ये भांपते देर नहीं लगी कि मेरा यहाँ आना इसे अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा शहरी बन रहा है। खैर मुझे क्या, रात भर रहने का ठिकाना चाहिए था। सांप और नेवले का खेल चलता रहा। दूसरे दिन सवेरे चाचा ने कहा, बेटे निरंजन, अस्पताल में भीड़ रहती है, तुम शहर में रहते हो, सब तुम्हारा जाना सुना है, डॉक्टर से बात कर लेना। भीतर भाव ये था कि सेठ के यहाँ काफ़ी पैसा कमाया है, एक्सरे और दवाओं के अलावा घर तक का किराया भाड़ा तो दे ही देगा। निरंजन ने बेरुखी से कहा, सुबह से दुकान खोलकर बैठना पड़ता है, शाम तक तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ मकान मालिक भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, आप चले जाइएगा। अब जबकि जाना ही है तो पता नहीं अवसर मिले ना मिले। चाचा जी बैठ गए। गांव में सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं 3 साल हो गए निरंजन गांव नहीं आता। खैर तुम्हारे पिता ने कौन भलाई की, ऐसा आचरण तो दुश्मन भी नहीं करता है। निरंजन ने अन्वयस्क भाव से कहा, कोई बात नहीं चाचा, आजकल तो लोग अलग होते ही हैं। मैं तो खुद उनके बारे में सोचता हूँ कि गांव में अकेले कैसे रहते होंगे, लेकिन शहर आया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। लेकिन वे अब गांव में कहाँ हैं भैया? चाचा का मुंह अचरज से खुल गया। अरे तुम इतने शहरी हो गए कि बाप तक की खबर नहीं लगी। क्या हुआ उन्हें? निरंजन की समझ में कोई बात नहीं आई। अब आया है होश ठिकाने। चाचा ने सोचा, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इत्मीनान से। उन्होंने थैली में से सुरती और चूना निकाल कर मलना शुरू किया। अरे वो तो कब की बात है, सारे गांव में तूफान आ गया था। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन किसी की नहीं माने। बीमार हो गए थे, सबसे कहते मेरे लौंडे को सेठानी ने फांस लिया है, रखेल हो गया है मेरा लौंडा। उन्होंने सारा खेत और बैंक का पैसा, घर दुआर सब कुछ राम जतन वो कुम्हारिन को रजिस्ट्री कर दी। वही रात दिन उनकी सेवा करती थी, खुद कहीं चले गए। कोई बता रहा था कि हरिद्वार में साधु हो गए हैं। गांव में लोग कहते हैं कि कुम्हारिन ने एक रात सोए में ही उन्हें जड़ी सुगा दी थी।
गांव पर 8 एकड़ खेत था, बाप ने बेदखल कर दिया। निरंजन के तन बदन में आग लग गई। पत्नी ने एक बार कहा था, मुझे बाबूजी की आदत अच्छी नहीं लगती। क्या बात है? निरंजन ने पत्नी से पूछा। जब तुम बाहर रहते हो तो बार बार भीतर कमरे तक चले आते हैं, पत्नी ने बताया। आज मुझसे कह रहे थे कि मुझे खुश कर दोगी तो तुम्हें सुखी रखूंगा। अब डाएं डाएं करने से क्या होगा, जिसकी जो मर्जी हो करे। निरंजन इन दिनों आकाश की उन बुलंदियों पर थे जहाँ से सारी दुनिया कीट पतंगों की तरह दिखाई देती है। बाप, घर और गांव अंधेरी नाली के बिलबिलाते कीड़े हैं, इनके बारे में क्या सोचना, कहने लगे। अपाहिजों और कोड़ियों के लिए बाप दादे की जायदाद होती है। मैं तो थूकता हूँ बाप पर, उसकी जायदाद पर, घर गांव और सारे गांव वालों पर पेशाब करता हूँ। उत्तेजना में उनके गले की नसें खिंचकर उभर आई थीं। मुंह से थूक निकल रहा था। चाचा के मुंह पर सचमुच ही उसने थूक दिया। कहाँ तो वे उसकी औकात बताना चाह रहे थे, लेकिन इसने तो पटक कर ही कुटम्मस कर दी। वे भकुआ गए। क्या हो गया इसे? गांव का सबसे सीधा और शरीफ लड़का था। निरंजन कहने लगा, चाचा कहे दे रहा हूँ तो सचमुच में अपने को चाचा मत मान लेना। अब कभी यहाँ मत आइएगा। मैं गांव वालों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सब जानता हूँ, शहर में चापलूसी करके खाएंगे, हगेंगे और गांव में जाकर शिकायत करते हैं। मिल गया प्रसाद। सड़क पर चलते हुए निरंजन ने सोचा, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। उसने चैन की सांस ली। चलो ठीक रहा। हफ्ते भर बाद एक दिन सेठ जी ने बताया, मालकिन की माँ आई हैं, घर चले जाओ, मंदिर दर्शन करने जाएंगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बिना एक पल गंवाए निरंजन अदृश्य ममत्व की तलाश में दौड़ पड़े। वो सोच रहे थे, सचमुच जादूगरनी है सेठानी। उस दिन मंदिर के सामने अंधेरे में फुसफुसाई थी, रानी बनकर आई हूँ तो राज करूँगी, देखती हूँ कैसे आती हैं इनकी बहन जी। फिर रात भर पता नहीं कौन सी मानसून चली जो सेठ जी धराशायी हो गए। अपनी बहन के लड़के को साथ लेकर आई थी माँ। ये मेरा मौसेरा भाई है, सेठानी ने दिखाया। एक नंग धड़ंग लड़का असभ्य तरीके से लुंगी बांधे सेठानी के बिस्तर पर ही सो रहा था। सेठानी की मैक्सी के ऊपर उसी की खूंटी पर उसका पैंट शर्ट टंगा था। क्या बूचड़ खाना बना रखा है इन लोगों ने, निरंजन ने सोचा। इतना हंसोड़ और गप्पी है कि तुम इसकी बातें सुनकर लोटपोट हो जाओगे, सेठानी बता रही थी और बोली, मम्मी ये तो थका हुआ है, तुम निरंजन के साथ चली जाओ। निरंजन ने तब पहली बार माँ को देखा, सारी उम्मीदों और कल्पनाओं को ध्वस्त करती माँ। पहली नज़र में वो उन्हें बाइयों की तरह लगी। उनका पोपला मुंह पान चबाने की वजह से हिल रहा था। रिक्शे पर पसर कर बैठते हुए उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि निरंजन भी बगल में बैठेगा। वो एक और दुबक कर बैठे। बूढ़ा के मुंह से सड़े तंबाकू जैसी दुर्गंध आ रही थी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने की 10 तारीख तक बच्चा होगा। डॉक्टरों ने यही तारीख बताया था, लेकिन सेठानी कहती, मैं होली के दूसरे दिन पैदा हुई थी। दोपहर तक सब लोगों ने रंग खेला। उसी दिन शाम को देखना निरंजन, तुम्हारी बिटिया भी उसी दिन पैदा होगी। निरंजन ने कुल जोड़कर 20,000 रुपये बैंक में जमा किए थे। दुकान पर जाकर उन्होंने सोने की करधनी खरीदी बिटिया के लिए। सेठानी ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? उनकी आंखों में चमक उभर आई। देखूं तो कैसी है? अब से ये सब न करना। उन्होंने उसे मुट्ठी में दबाया और सुरक्षित बक्से में रखाई। जब पैदा होगी तो सबसे पहले यही पहनाऊंगी। अति संवेदनशील समय है, ऐसे में रात दिन चौकसी और सावधानी जरूरी है। पाँव ऊंच नीच पड़ जाए तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा बना रहता है। सेठ जी ने अपना बिस्तर ऊपर वाले कमरे में लगा लिया। सेठानी माँ के साथ अपने कमरे में सोती। हवेली नुमा मकान में कमरों की क्या कमी, लेकिन मौसी का लड़का श्यामल रिश्ते में भाई लगेगा, उसी कमरे में वो भी सो जाता। सेठानी उसे सामल और कभी कभी श्याम कहती, वो उन्हें बतासा, बतासा की तरह गोल मटोल और हल्की। सेठानी ने निरंजन को बताया, बचपन से ही ये मुझे इसी नाम से चिढ़ाता था। एक बार वैष्णो देवी जाने के लिए इसने मेरा रिजर्वेशन भी इसी नाम से करा दिया था। माँ और सामल से हर समय घिरी रहती सेठानी। निरंजन परेशान थे, बात करने का समय ही नहीं मिलता। माँ मंदिर में घंटों पूजा करती रहती थी तो सामल बतासा के पास ही बैठकर जाने कैसी कैसी उल जलूल बातें किया करता था। उसकी कुरुचिपूर्ण बातों पर भी सेठानी की तल्लीनता और हंस हंस कर मजा लेना निरंजन को अच्छा नहीं लगता था। सामल के लिए निरंजन का वहाँ होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता। वो कभी बतासा के बाल पकड़ कर खींचता तो कभी गालों पर चिकोटी काट लेता। एक दिन तो हद ही कर दी। निरंजन ने देखा कि सेठानी को गोद में उठाकर चक्कर खिला रहा है। देख मौसी, अब भी कितनी हल्की है बतासा।
सब हो करके हंस रहे थे। ऐसी घिनौनी बेशर्मी, बच्चे को कुछ हो जाए तो? ये बुढ़िया यहाँ इसीलिए आई है क्या? निरंजन के तन बदन में आग लग गई। भावा तिरेक में उनका मुंह कुछ कहने के लिए खुला और फिर चुपचाप बंद हो गया। अब तक निरंजन उस घर के कोने में थोड़ी सी जगह घेरने वाले मिट्टी का दिया थे, कोने की थोड़ी सी जगह, लेकिन उस घर का सब कुछ उन्हीं की रोशनी में हिलता डुलता था। अब सब कुछ बदलने लगा। सामल उन्हें नौकर से ज़्यादा अहमियत ही नहीं देता। एक दिन किसी तरह फुर्सत निकाल कर घर आए तो उसने तत्काल उन्हें पान लाने भेज दिया। कभी तंबाकू, कभी पुड़िया और कभी कभी सिगरेट भी लाने के लिए भेज देता था सामल। निरंजन की सारी रात मिलन की योजनाएं बनाती बीत जाती। सेठानी तो अपनी ओर से कोई प्रयास ही नहीं करती। वो झुंझलाते। सेठानी कहती, मेरी मजबूरी है, घर में माँ है, श्यामल है। खैर माँ की तो कोई बात नहीं, संतोष कर लेते, लेकिन श्यामल पर जल भुन जाते निरंजन। कब तक रहेगा साला? साला ही तो है तुम्हारा, सेठानी पुचकारती। काहे चिढ़ते हो? मुझसे 5 साल बड़ा है, लेकिन बच्चों जैसी आदतें, भूतों की ऐसी सच्ची सच्ची कहानियाँ सुनाता है कि मैं तो डर के मारे कान में उंगली डाल लेती हूँ। लोफर कहीं का। उस दिन पान लाने के लिए जाते समय निरंजन सोच रहे थे, ऐसा पान खिलाऊंगा बेटा कि सारी आशिकी भूल जाएगी। उन्होंने जमाल गोटा की कई गोलियां खरीदी और मसल कर पान के पत्तों में मिलाया और बीड़ा बंधवा दिया। निरंजन दूसरे दिन सवेरे हालचाल लेने पहुँचे। उन्होंने देखा कि वो रोज़ से भी ज़्यादा प्रफुल्लित कुर्सी पर टांग फैलाकर मज़े में नाश्ता कर रहा है। कोई असर नहीं। मीराबाई की तरह सारा जहर अमृत हो गया। छिनार साला। कहीं मीराबाई भी तो छिनार नहीं थी? जरूर कुछ ऐसा ही रहा होगा। भक्तिन होती तो किसी को क्या आपत्ति? वे लोग राजा थे, कोई रोक टोक थी नहीं। दूसरी तीसरी ब्याह लाते। पता चला कि सेठ जी रात से अस्पताल गए हैं। सासू जी को पूरी रात दस्त और उल्टी हुई हैं। सब कुछ उल्टा हो गया। सारी रात ये दोनों अकेले ही घर में रहे। अब तो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। निरंजन ने सोचा, अब तो सब कुछ साफ साफ कहना पड़ेगा सेठानी से। उस दिन रात को थोड़ा मौका मिला तो निरंजन ने सब कुछ साफ साफ ही कहा। हो सकता है तुम्हारा भाई हो, लेकिन मुझे इसकी आदतें लफंगों जैसी लगती हैं। तुम्हें चिकोटी काटता है, गोद में उठाकर चक्कर खिलाता है। तुम क्या बच्ची हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अपना नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में ही सोचो, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। बच्चे की चिंता करते हो, मेरे नहीं ना? सेठानी ने आंखों में हंसते हुए उसे देखने और रूठने का अभिनय किया। देखो, सेठ जी को लेकर मैंने कभी कुछ नहीं कहा, जबकि तुम्हारे साथ उनकी कल्पना करके ही मैं कई कई रात नहीं सो पाता। लेकिन श्यामल इतना बड़ा हो गया है, रत्ती भर भी शऊर नहीं। तुम्हारे कमरे में सोता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। निरंजन ने रुआसे होकर कहा। तो क्या करूं, मानता नहीं, सेठानी समझाना चाह रही थी। निरंजन किसी गहरी दुश्चिंता में होंठ काट रहे थे। जो कहना चाह रहे हैं कहें कैसे? उन्होंने पूछा, तुम्हारे ही बिस्तर पर सोता है? तुम तो सेठ जी से भी ज़्यादा शक्की हो रहे हो। मौसी का लड़का है, भाई लगता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सेठानी ने अपनी झुंझलाहट छिपाने की कोशिश नहीं की। अब दोनों आमने सामने हो गए। कब तक रहेगा यहाँ? निरंजन ने पूछा। सेठानी ने मुंह बिचकाया। मैं क्या जानूँ, कह रहा था कि यहीं रहकर पढ़ूंगा। ये साला क्या पढ़ेगा? निरंजन का धैर्य जवाब दे गया। सोच रहे थे कहीं इसके चक्कर में मैं ही न मर जाऊं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें कुछ लगेगा कि नहीं? निरंजन ने दो टूक पूछा। तुम क्यों मरोगे? तुम्हारी बीवी है, मैं ही मर जाती हूँ, सारा खेल खत्म हो जाएगा। सेठानी एक मजदूर औरत की तरह उलाहना देने लगी। देखो, बीवी को बीच में ना घसीटो। बिना एक बात बोले हजारों साल से वो जाहिल जानवरों के बीच हमारी नालायकियत भोग रही है। बीवी का जिक्र आते ही निरंजन अपराध बोध से भर जाते। वे भरसक उनकी यादों और प्रसंगों को बचा जाते हैं। स्त्री और पुरुष के आत्मीय रिश्तों में आजीवन और अनवरत एक युद्ध चलता रहता है। प्रेम और विवाह इस युद्ध की कूटनीतिक मर्यादाएं और व्यूह रचना है। सेठानी जोर जोर से रोने लगी। तो चले जाओ बीवी के पास, ये तो एक दिन होना ही था। वो अपने बालों को जोर जोर से नोचने लगी। देखूं कौन बचाता है मुझे, मैं आज जरूर प्राण दूंगी। अपने फूले हुए पेट पर जोर जोर से घूंसा मारने लगी। निरंजन ने ऐसे दृश्य की कभी कल्पना तक नहीं की थी। बुरी तरह डर गए, कहीं कोई आ ना जाए। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बच्चा भी मर सकता है। उन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेठानी ने झटक दिया। मुझे अकेला छोड़ दो, कोई नहीं है मेरा। हे भगवान, मैं कितना गिर गई रे बप्पा। क्या हो गया ये सब?
निरंजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ा। देखिए, क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। सचमुच उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। अब सही जगह पर दांव पड़ा है, सेठानी ने सोचा। बस थोड़ा और। वो ज़ोर ज़ोर से पैर पटकने लगी। जाओ अपनी बीवी के पास, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मैं ज़रूर प्राण दूंगी, देखना कहीं ये वाकई कुछ न कर ले। निरंजन भीतर तक सहम गए थे। 3 साल पहले इसी अहाते में दिवाली के दिन बारूद की फुलझड़ियों से खेलती एक नवब्याहता चंचल लड़की उनकी आंखों के सामने कौंध गई। हे भगवान, क्या इतनी ही होती है प्यार की उम्र? कितनी जल्दी सब कुछ तहस नहस हो गया। उन्होंने अपने सिर को सेठानी के पैरों पर धर दिया। एक बार, बस एक बार आप मुझे क्षमा कर दें। सेठानी ने घृणा से अपना पैर हटा लिया। ऐसा ही करता था मेरा बाप मेरी माँ के साथ। अब तुम चले जाओ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। अपने कमरे में लौटते हुए निरंजन भयानक अपमान और आत्मग्लानि में डूबे हुए थे। कितना जलील किया इस औरत ने। कान पकड़कर माफ़ी मांगना, पैर पर सिर धरना। ओह, प्राइमरी स्कूल में जब मास्टर साहब यही सब करने के लिए कहते थे, तब उस उम्र में भी कितनी शर्म आती थी। लेकिन आज इस उम्र में उन्हें अपना गांव याद आने लगा। गांव में लोग कहते हैं कि सेठानी ने मंत्र पढ़कर निरंजन को सुग्गा बना लिया है। अब निरंजन कभी गांव नहीं आएगा। वो उसे बंदर बनाकर नचाती रहती है। हे भगवान, क्या हो गया है मुझे? वो पुकार उठे। आत्ममोह की ये दुखांतकी जो मैंने लिख डाली, करुण विवादों संवादों से भरी हास्य की व्याली। वो सोच रहे थे, मैं पागल हो जाऊंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। उन्होंने देखा, सड़क पर इधर उधर पान और सिगरेट की दुकानों पर चारों तरफ लोग गप हाँक रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, हंस रहे हैं और खुश हैं। आज से 3 साल पहले उन्होंने 500 रुपये की उम्मीद की थी, लेकिन सेठ जी ने अपने मन से 1500 रुपये देना तय किया। वो दिन उनकी अब तक की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। उन्होंने सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको खुशियाँ भर दे सकता है। आप उसे सहेज कर न रख सके तो दूसरों का क्या दोष। उनसे चला नहीं जा रहा था। कांप कर सड़क के किनारे अंधेरे में बैठ गए। आज मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है दुनिया में, उन्होंने सोचा। उस रात वो बिना खाए पिए अपने कमरे में करवट पर करवट बदल रहे थे। हफ्ते भर हो गए। आजकल उन्हें नींद नहीं आती। सेठानी आती हैं बस। कहीं सेठानी आत्महत्या न कर लें, ऐसे ही उल जुलूल ख्यालों में उनकी रात बीत गई। सुबह ये सोचकर कि कहीं कुछ अघट न घट गया हो, निरंजन भय और आशंका से भरे सेठ जी के घर पहुँचे। सेठानी मंदिर के सामने चबूतरे पर सामल के साथ बैठकर फरवरी की गुनगुनी धूप सेक रही थीं। बूढ़ा किचन में कुछ बना रही थीं। सेठ जी ऊपर के कमरे में थे। ये दोनों आराम से यहाँ गप्पबाजी कर रहे हैं। निरंजन का बुखार फिर चढ़ने लगा। उन्होंने संबोधित किया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इधर ही आ जाइए। सेठानी दूर छत पर बैठे 2 कबूतरों को देख रही थीं। सामल ने पूछा, निरंजन, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? सेठानी ने एक क्षण उपेक्षा से निरंजन को देखा और फिर कबूतरों की ओर देखते हुए सामल से बुदबुदाई, बीवी की याद में सूख रहा है। सामल हंस पड़ा, सेठानी भी। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, निरंजन ने दोबारा सेठानी को संबोधित किया। सेठानी का लहजा तल्ख हो गया। ऊपर सेठ जी हैं, वहीं जाओ, मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? सामल ने समझदारी की। पता नहीं इन लोगों में कैसी दुकानदारी हो। वो उठकर मौसी के पास चला गया। तुम फिर सुबह सुबह उससे चिपक गई। निरंजन अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में थे। सेठानी पैर हिला रही थी, उपेक्षा से मुस्कुराई। मैं तो सारी रात उससे चिपकी रहती हूँ, तुमसे मतलब? साली मुझे मेरी औकात बता रही है, निरंजन ने सोचा और बोले, तू रंडी है क्या? तू भी तो रंडा है। सेठानी गुस्से में उठी। बर्दाश्त करना मुश्किल है इसे। बोली, अगर आज से घर पर कदम भी रखे तो सेठ जी से कहकर तुम्हारा दिमाग सही करा दूंगी। निकल भाग बेहुदा, जाहिल, गंवार कहीं का। निरंजन गुस्से में थर थर काँप रहे थे। कई रात से परेशान, जगी और थकी आंखों में प्रतिशोध से ज़्यादा लाचारी दहक रही थी। सेठ जी की तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी, ये रौब जमाने आया है। सेठानी ने सामल को बुलाया, जरा इधर तो आना। क्या बात है बतासा? सामल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्यों इस तरह बतासा को घूर रहा है निरंजन? मुझे घूरोगे? सेठानी ने तड़प कर कहा। ले, और पूरे जोर से खकार कर उन्हें निरंजन के मुंह पर थूक दिया।
जड़ पत्थर की मूर्ति, पलकें भी नहीं गिर रही थीं। अटेंशन की मुद्रा में खड़े थे निरंजन। पैंट की जेब से भिजी हुई दोनों मुट्ठियां स्पष्टता दिख रही थीं। कुछ भौचक और कुछ डरा हुआ सामल फटी आंखों से ये सब देख रहा था। निरंजन के सिर के बाल, आँख की बरौनियाँ और भवें शाही के कांटों की तरह बन गई थीं। एक क्षण के लिए वे कांपे और लकड़ी के पुतले की तरह गिर पड़े। सेठ जी दौड़े हुए आए। पानी का छींटा मारो, बेहोश हो गया है। उन्होंने हथेलियों को रगड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश की। अकड़ गई उंगलियों को बड़ी मुश्किल से उन्होंने खोला और देखा कि निरंजन की हथेली में पसीने से भीगा कागज का एक टुकड़ा बुरी तरह तुड़मुड़ गया था। यही वो अस्त्र था जिसे वे अंतिम बार प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन घर और गांव का पता है शायद। सेठ जी ने चश्मा लगाया। निरंजन की लिखावट में लिखा था, पीछे दाईं ओर मस्सा है, बाएं जंघे पर 2 तिल। क्या मतलब है इसका? सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आया। 3 शादियों के अलावा पर किया प्रसंगों का सेठ जी का कोई अनुभव नहीं था। मस्सा और तिल, प्रेमी जनों का सूक्ष्म विवेचन और अचूक फार्मूला उनके पल्ले क्या पड़ता। देखो तो श्यामल, क्या लिखा है निरंजन ने, क्या मतलब है इसका? लेकिन श्यामल तो पहले ही देख चुका था। युद्ध भूमि में घायल हो चुके बेहोश निरंजन के कूल्हे पर उसने एक लात मार दिया और भीतर चला गया। आसपास से बेफिक्र सेठानी आदमकद आईने के सामने अपने को तरह तरह से निहार रही थीं। आत्मग्लानि, पश्चाताप, क्षोभ और कुछ कुछ अपराध बोध के ऊपर माननीय नायिका का उद्दीप्त तेज चमक रहा था। मैं पहले ही दिन इस साले को देखकर समझ गया था। श्यामल की आवाज़ में घृणा थी। तब तो कहती थी नौकर है, इसकी ईमानदारी को सेठ जी बहुत चाहते हैं। अब तुम भी चुप रहोगे कि नहीं? सेठानी सीधे श्यामल को मुखातिब हुई। मौसी का लड़का था, चुप हो गया। अभी आप सुन रहे थे कथाकार देवेंद्र जी की लिखी हुई कहानी एक खंडित प्रेम कथा। त्रिया चरित्र का साक्षात उदाहरण इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।